आज भक्तिकालीन काव्य परंपरा में प्रेमाश्रयी काव्यधारा के प्रमुख प्रेम काव्य और उन प्रेम काव्य के रचयिताओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य का भक्तिकाल में निर्गुण और सगुण दो काव्यधाराएं। निर्गुण में ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी काव्यधारा। प्रेमाश्रयी काव्यधारा का प्रधान आधार प्रेम। इस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में जाने जाते हैं मलिक मोहम्मद जायसी और जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत। प्रेमाश्रयी काव्यधारा की जितने भी कवि हुए हैं उन कवियों ने अवधी भाषा में अपनी रचना की है। पढ़ते हैं हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध प्रेम काव्य और कवि असाइद के द्वारा लिखी गई हंसावली। हंसावली के संबंध में डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ये मानते हैं कि ये राजस्थानी भाषा की रचना है, जबकि गुजराती विद्वान ये मानते हैं कि ये गुजराती भाषा में लिखी गई। कवि असाइद ने इस काव्य की प्रेरणा विक्रम और बैताल की जो कथा है उससे ली है। इसमें साहस और शौर्य से युक्त प्रेम का चित्रण है। हंसावली में अनेक कथाएं मिश्रित है, जिनमें प्रेम कथा पाटन की राजकुमारी हंसावली की है, जो अद्वितीय सुंदरी थी और पूर्व जन्म के संस्कारवश पखवाड़े में 5 पुरुषों की नियम पूर्वक हत्या करती थी। इसका नायक स्वप्न में राजकुमारी को देखता है और योगी वेश में पाषाण हृदया राजकुमारी को भी अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हो जाता है। इसमें राजकुमारी के पूर्व जन्म की कथा भी। विषय वस्तु तथा कथा शैली की दृष्टि से इसमें स्वप्न दर्शन, योगी वेश में निकलना, साहसपूर्ण यात्रा, पूर्व जन्म की स्मृति, देव शक्ति द्वारा सहायता आदि भारतीय प्रेम आख्यान परंपरा और कथा रूढ़ियों का सुंदर प्रयोग है। चौपाई छंद में लिखी गई ये रचना प्रारंभ में शक्ति, शंभु और सरस्वती की इसमें वंदना है। भाव, सौंदर्य और कथा सौष्ठव की दृष्टि से विद्वानों की ये मान्यता है कि ये एक साधारण रचना है। मुल्ला दाऊद कृत चांदाइन 1379 ईस्वी में मुल्ला दाऊद ने चांदाइन की रचना की। इसके छंद विधान और प्रबंध व्यवस्था को पूर्णतः भारतीय प्रेम शैली में बताया है। इसका नायक लोर और लोरिक और नायिका चंदा है, जो उन्मुक्त प्रेम दर्शन में प्रेम में बाधा, नायक का योगी होकर निकलना, नाग द्वारा नायिका को डसा जाना आदि की भारतीय कथा रूढ़ियों से संपन्न है। भाषा इसकी अवधि है, शैली सरस तथा भाव अनुकूल है। लखन सेन पद्मावती कथा कवि दामोदर ने इसे वीर कथा कहा है, किंतु इसने राजा लक्ष्मण सेन और राजकुमारी पद्मावती की प्रथम दर्शन जन्य प्रेम कथा का रोमानी शैली में चित्रण किया है। कथा आरंभ गणेश वंदना, आत्म परिचय, रचना काल एवं रचना के उद्देश्य को प्रकट करने से होता है। नायक द्वारा योगी बनना, नायिका के पिता के साथ संघर्ष भारतीय परंपरा के अनुसार है। भाषा राजस्थानी और छंदों में चौपाई के अतिरिक्त दुआ और सौरठों का प्रयोग है। बीच बीच में संस्कृत की उक्तियां हैं। काम शास्त्र एवं नायिका भेद के तत्वों का भी समावेश दिखाई देता है। सत्यवती कथा ईश्वरदास द्वारा रचित सत्यवती कथा 1501। ईश्वरदास ने इस काव्य में प्रेम, सौंदर्य और वीरु निरूपण एवं अवधी भाषा में दोहा चौपाई शैली का प्रयोग करके हिंदी प्रेम आख्यान परंपरा में अपने आप को उच्च कोटि का कवि स्थापित किया है। इसमें राजकुमारी सत्यवती और राजकुमार ऋतुपर्ण के प्रथम दर्शन जन्य प्रेम का चित्रण। नायिका के साथ से राजकुमार कोढ़ी हो जाता है, किंतु अंत में नायिका से विवाह करने पर वह साप विमुक्त हो जाता है। इसमें पौराणिक भावना के अनुरूप सतीत्व का महत्व भी प्रकट किया गया है। कुतुबन द्वारा रचित मृगावती 1503 ईस्वी में
कुतुमन द्वारा मृगावती के प्रथम दर्शन से ही राजकुमार में प्रेम उदय हो जाता है। इसमें परंपरागत प्रेम आख्यानों की विभिन्न प्रवृत्तियां निरूपित की गई है। मृगावती को प्राप्त करने के लिए राजकुमार का योगी बनना, राक्षस के चंगुल से एक अन्य सुंदरी की मुक्ति और उससे विवाह, फिर मृगावती को प्राप्त करना, इस काव्य की परंपराबद्ध प्रेम कथा का अंत नायक की मृत्यु के पश्चात नायिका के सती होने से किया गया है। इसकी भाषा अवधि और शैली दोहा चौपाई छंद की है, जो सरल, सरस और प्रभावपूर्ण है। कवि गणपति कृत माधवानल कामकंद कला। नायक माधव द्वारा नृत्यांगना कामकंद कला को देखकर मोहित होने की कथा का चित्रण किया है। नायक कठिनाइयों के पश्चात नायिका को प्राप्त करता है। राजस्थानी भाषा और दोहा शैली में सौंदर्य, प्रेम, शौर्य और धर्म के तत्वों का समन्वय करने वाला ये उच्च स्तर का काव्य है। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत 1540 में प्रेम आख्यान परंपरा में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत महाकाव्य को प्रेम आख्यान परंपरा का प्रौढ़तम काव्य माना जाता है। इसमें चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम, विवाह और विवाहेतर जीवन का मार्मिक चित्रण किया गया। कथा 2 भागों में बांटी गई है। पूर्वार्ध में राजा रतन सेन हीरामन तोते के द्वारा अनेक शौर्य और साहस के कार्य करता हुआ, बाधाओं को दूर करता हुआ वह सिंघल में पहुंचकर शंकर पार्वती की कृपा से पद्मावती से विवाह करता है। पूर्वार्ध की इस कथा को कई विद्वान जायसी की कल्पना की देन मानते हैं, जबकि कई विद्वान कहते हैं कि ये कथा हिंदीतर भाषाओं में पहले से ही प्रचलित थी अथवा अवध के जनजीवन में लोक कथा के रूप में प्रचलित थी। कथा का उत्तरार्ध ऐतिहासिक माना जाता है, जिसमें चित्तौड़ के राजा रतन सेन और अलाउद्दीन के मध्य युद्ध का चित्रण है तथा रूपलोभी अलाउद्दीन रतन सेन की अति सुंदरी रानी पद्मावती को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है। वह संधि की चर्चा करता है और दावत के समय रानी का प्रतिबिंब एक दर्पण में देखता है और मूर्छित हो जाता है। धोखे से राजा को कैद करके दिल्ली ले आता है। रानी पद्मावती गोरा बादल की मदद से राजा को सुल्तान के कारागार से मुक्त कराती है। राजा जब लौट कर आता है तो उसने कुंभलगढ़ के राजा देवपाल की द्युति का प्रसंग सुना, जो पद्मावती को बहलाकर देवपाल के यहाँ ले जाना चाहती थी। राजा ने देवपाल से द्वंद्व युद्ध किया और वीर गति प्राप्त की। रानी पद्मावती और नागमती दोनों सती हो गई। इस कथा की ऐतिहासिकता पर भी अनेक विद्वानों ने प्रश्न चिन्ह लगाया। पद्मावत आदर्शपरक महाकाव्य न होकर रोमांचक शैली का कथा काव्य है। जो विद्वान राम और सीता के प्रेम को यह आदर्श मानते हैं, उन्होंने इसकी प्रेम पद्धति को विदेशी घोषित कर दिया और इसका प्रतिपाद्य सूफी मत बता दिया। किंतु इसका नायक हिंदू है, जो नाथपंथी योगी बनकर शिव पार्वती की सहायता से अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। ऐसा नायक सूफी मत का कैसे प्रसार कर सकता है? पद्मावतकार ने धर्म प्रचार की प्रवृत्ति नहीं थी, अन्यथा वह अपने धर्म भाई को शैतान का प्रतिनिधि नहीं बनाता। उसने तो ये रचना जगत में अपना नाम छोड़ने के लिए की। पद्मावत में दार्शनिक तत्वों के भी प्रतीक है। इस दृष्टि से ये रूपक काव्य भी कहा जा सकता है। तन चित और मन राजा कीना, ये सिंगल बुद्धि पद्मिनी चीना, गुरु सुआ जई पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा, नागमती ये दुनिया धंधा, बांचा चोइन ए चित बंधा। इससे स्पष्ट है कि पद्मावत में निर्गुण साधना है। आचार्य शुक्ल ने इन प्रतीकों को तोड़ मरोड़ कर इससे सूफी साधना का अर्थ निकाला था। इसमें भारतीय मोक्ष साधना ही है। रतन सेन और पद्मावती आत्मा और परमात्मा के प्रतीक है।
अतः उनके मिलने के बाद रूपक आगे नहीं बढ़ता। कामायनी के प्रतीकों से पद्मावत के प्रतीकों की तुलना की जा सकती है। रतन सेन और मनु दोनों मन के प्रतीक है। जायसी रतन सेन को मन का प्रतीक मानकर चले थे। पद्मावती श्रद्धा और हृदय निवासिनी बुद्धि या श्रद्धा की प्रतीक है। नागमती और ईड़ा दोनों दुनिया धंधा है जो सांसारिकता की ओर ले जाती है। राघव चेतन और अलाउद्दीन तथा किलात और आकुली आसुरी शक्तियों के प्रतीक है। इस तरीके की प्रतीक व्यवस्था है। इसमें पद्मावती का सौंदर्य, नागमती का विरह, रतन सेन का साहस, त्याग और शौर्य को प्रभावी ढंग से प्रकट किया गया। अवधी भाषा और दोहा चौपाई शैली में लिखा गया ये काव्य भारतीय कथा काव्य की रूढ़ियों और प्रवृत्तियों को निरूपित करता है। इसमें भारतीय दर्शन, ज्योतिष, कामशास्त्र, पाकशास्त्र, बागवानी, शस्त्र विद्या आदि के परंपरागत ज्ञान का निरूपण है। जायसी ने पद्मावत के अतिरिक्त अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा आदि काव्य भी लिखे हैं। मंजनकृत मधुमालती। कवि मंजन ने 1545 में मधुमालती नामक ग्रंथ की रचना की। कवि मंजन ने नायक नायिका के प्रथम दर्शन जन्य प्रेम के साथ पूर्व जन्म के संस्कारों का भी चित्रण है। नायक का अनन्य प्रेम और परम सुंदरी नायिका द्वारा नायक के प्रेम को ठुकरा देना, नायक द्वारा अनेक कष्ट सहना आदि कथा सूत्र इसमें हिंदी प्रेम आख्यानों में वर्णित बहुपत्नीवाद के स्थान पर एक पत्नीवाद का समर्थन किया गया है। प्रेम आख्यानों की अन्य रूढ़ियां नायक का योगी बनना, राजकुमारी को राक्षस से बचाना, सांप से नायिका का पक्षी हो जाना आदि का निर्वाह किया गया है। इनकी भाषा, अवधि और शैली में दोहा चौपाई का प्रयोग किया गया। हिंदी के अन्य प्रेम आख्यान काव्य भी हैं जो इस परंपरा में आते हैं। इस तरह प्रेमाश्री शाखा के प्रसिद्ध प्रेम काव्य और कवि इस प्रकार थे। धन्यवाद।